रिबॉर्न ऑफ एलीट क्लासरूम एपिसोड 24। अविका अपने दोस्तों के साथ बाहर आती है तो वह लोग उसे रिलैक्स करते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह ये सब कुछ सिर्फ गुस्से में बोल रही थी, इरिटेट होकर, और वैसे भी जब वह घर जा ही रही है तो फिर परेशान होने जैसा कुछ है ही नहीं। वह अपने घर में रहेगी तो सेफ रहेगी, वैसे भी 1 हफ्ते बाद ही वापस आना होगा, तो बात को यही खत्म करते हैं, उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। अविका अपने दोस्तों की बात सुनती है लेकिन वह भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होती है ये देखकर कि नेहा पैकिंग कर रही है घर जाने के लिए, और शायद उसका घर जाना ही ठीक भी था, क्योंकि अगर वह हॉस्टल में रहती तो शायद अविका उसके पीछे परेशान ही रहती। क्यों, ये तो उसे खुद भी नहीं पता था, लेकिन वह परेशान होती ही रहती। अविका थोड़ा सा रिलैक्स होकर अभी सीढ़ियों के पास पहुंची ही थी कि अक्षत अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर दीवार से टेक लेकर अपने पैरों को क्रॉस करके एक ब्लू जैकेट अंदर वाइट शर्ट और वाइट जीन्स के साथ ब्लू शूज में पूरी तरह से तैयार और काफी ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। वह खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। अचानक से उसे सामने देखकर नित्या और अनिका एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अविका एक पल की खामोशी के बाद उसकी तरफ देखकर बोलती है, क्या तुम्हें कोई काम था? अच्छा, तो इस बात पर एक गहरी सी सांस लेता है और फिर बोलता है, आई एम सॉरी, लेकिन शायद तुम भूल गई हो, तुमने कहा था कि तुम्हारा घर खाली पड़ा है और तुम अभी अपने घर नहीं जाओगी, तो मेरे पास सच में कहीं भी जाने के लिए जगह नहीं है, और क्योंकि मेरी पॉकेट मनी बंद है उसके बाद भी अगर मैं चाहूँ तो होटल जा सकता हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को तुरंत पता चल जाएगा। क्या प्लीज़ तुम अपने घर की चाबी दे सकती हो मुझे? जिस दिन तुम्हें आना होगा मुझे कॉल करके बता देना, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। अब अविका की सांस चढ़ गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने खुद ही तो अक्षत से कहा था, तभी तो वह आया है, और उधर आकर्ष ने धमकी दी थी कि कुछ भी हो जाए अपने घर अक्षत को नहीं जाने देना, लेकिन फिलहाल अविका के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा, तो उसके सामने खड़ा था, वह भी उसके कहने की वजह से ही खड़ा था, और जिस तरह उसने मुंह खोलकर चाबी मांगी थी, अविका वजह भी नहीं बता सकती थी उसे मना करने की, क्योंकि शायद उसके पास ऐसी वजह थी जो वह सबसे छुपाना चाह रही थी। फिलहाल उसे समझ नहीं आता, और फिर वह एक अनचाही सी मुस्कान के साथ बोलता है, हाँ, और वह अपने पॉकेट में हाथ डालकर चाबी निकाल कर रक्षक को दे देती है। अक्षत तो ये देखकर थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है, ओह, तो क्या तुम अपने घर की चाबी हॉस्टल में लेकर भी घूमती हो? अविका इस बात पर बोलती है, नहीं, वह मैं पैकिंग कर रही थी तो चाबी हाथ लगी तो पॉकेट में डाली, उसके बाद रखना ही भूल गई, फिलहाल तुम जा सकते हो। अक्षय चाबी लेने के बाद अपनी नजरें उठाकर बहुत ही प्यार से अविका की तरफ देखा है और फिर बोलता है, वैसे अब हमारा मिलना जुलना होता रहेगा, हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ने का। अभी तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं तुमसे दूर था, लेकिन मुझे लगता है दोबारा हम जब हॉस्टल में आएंगे 1 हफ्ते बाद, तब तक मैं शॉर्ट आउट कर चुकाऊंगा सब कुछ, और उसके बाद हम अपने रिश्ते को एक नया नाम देंगे और पूरे हॉस्टल के सामने इजहार भी करेंगे। अविका कंफ्यूज होकर उसकी बातें सुन रही होती है। उससे ज्यादा कंफ्यूज आसपास खड़ी उसकी दोस्त होती है, और फिर उन लोगों को याद आता है कि हाँ, अविका ने एक बार अक्षत का प्रपोज एक्सेप्ट किया था, फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से अचानक अलग क्यों रहने लगे, इस बारे में ना उन दोनों ने कभी कोई चर्चा किया और ना ही आसपास किसी ने कुछ पूछा, क्योंकि सबको पूरा ध्यान हमेशा आकर पर ही तो रहता था। लेकिन अविका को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था। अच्छे जिस तरह से प्यार से देख रहा था, वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, इतना बोलकर मुस्कुराते हुए जाने लगता है कि तभी पीछे से अविका उसे हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। अक्षत एकदम से पीछे पलटकर देखता है और बोलता है, क्या तुमने मुझे बुलाया? अविका और उसके दोस्त हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि भले ही उसने अपना हाथ उठाया था लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था, लेकिन अक्षत उसने तो जैसे सुन लिया था। और फिर अविका काफी ज्यादा हैरान होती है और अपनी कंफ्यूजन को थोड़ा सा छुपाते हुए एक अनचाही से मुस्कान के साथ बोलता है, वो मैं कह रही थी, किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे घर जा रहे हो, वरना बेवजह लोग बातें बनाएंगे। अक्षत इस बात पर बोलता है, तुम्हें लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उन्हें मैं हैंडल कर लूंगा, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? अपने दोस्त के साथ जा रही हो तो अच्छे से एंजॉय करना। अविका कुछ और बोलती कि उसके पहले ही अच्छा वहां से चला जाता है। नित्या इतना ज्यादा एक्साइटेड और कंफ्यूज होती है सब कुछ जानने के लिए कि वह एकदम से आगे आ जाती है और अविका की तरफ देखकर बोलती है, ओके, तो पहले ये क्लियर करो मुझे कि तुम किसे पसंद करती हो, अक्षत को या आकर्ष? सबको तुम्हें जाकर सबको एक मौका देना है या नहीं, और अगर देना है तो तुमने एक्सेप्ट किया था?
अविका, जो अभी तक सिर्फ अक्षत के बिहेवियर से कंफ्यूज थी, आप अपने दोस्तों की बातें सुनकर और ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर 2 कदम ऊपर चढ़कर बोलता है, तुम लोगों का दिमाग खराब है, क्या बोल रही हो? यह मैंने उसका प्रपोजल का एक्सेप्ट किया और उसने मुझे प्रपोज कब किया था? अविका इतना बोलते हुए थोड़ा सा सच में पड़ जाती है और अपनी आवाज धीमी करके अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोलती है, क्या ये सब हो क्या रहा है? आखिर मैंने उसे कब, मेरा मतलब उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने उसका प्रपोज किया, उसके एक्सेप्ट किया। अनिका इस बात पर आगे आते हुए बोलती है, तुमने हम लोगों के सामने उसका प्रपोज एक्सेप्ट किया था और खुद अपने मुंह से बताया था, प्लीज और पीछे मत हटो। आकाश के साथ तुम्हारा जो भी सीन है, या तो उसे बंद करो या फिर अपने रिलेशनशिप को क्लियर करो। तुम किसके साथ हो? इस तरह ना सबको कंफ्यूज करो और नहीं खुद कंफ्यूज हो, समझ आई ना तुम्हें? अविका, जो अभी अभी आकर्ष से मिलकर आई थी, उसके साथ अपना रिलेशनशिप क्लियर करके आई थी, अपने रिश्ते को एक और मौका देकर आई थी, ये सब सुनकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दोस्त इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं और उसने अक्षत को प्रपोज एक्सेप्ट किया था, यह उसे याद क्यों नहीं है? फिलहाल उसकी बात कोई मानने वाला नहीं था। अक्षत जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था, उससे तो साफ जाहिर हो रहा था कि वह सच बोल रहा था। उसने इन दोनों के सामने भी जिस तरह बातें की, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अगर इस बात का आकाश को पता चला तो कैसे सफाई दूंगी? वह तो वैसे भी रिएक्ट पहले करता है और बातें बाद में सुनता है। अरे नहीं, ये बात उसे तक पहुंचाएगा कौन? छोड़ो, मैं इतना ज्यादा क्यों सोच रही हूँ, मुझे अक्षत से बात करके सब कुछ क्लियर करना ही चाहिए। इस तरह मैं उसे कंफ्यूज नहीं कर सकती हूँ, मेरा मतलब मैं कंफ्यूज नहीं रह सकती हूँ। अविका थोड़ी देर पहले जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, अब वह इतना ज्यादा कंफ्यूज थी और इतना ज्यादा बेचैन कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अनिका रूम में आने के बाद आराम से बैठी है और अविका को परेशान देखकर बोलती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी एक को तो तुम्हें मना ही करना होगा ना, तो सबसे पहले तुम ये क्लियर करो कि तुम्हें फीलिंग्स किसके लिए है। और वैसे भी हमने इस बारे में इसलिए कोई बात नहीं की क्योंकि हमें लगा कि शायद तुम दोनों मिलकर कोई प्लानिंग बना रहे हो, लेकिन जिस तरह आज वह तुमसे बात कर रहा था और जिस तरह तुम्हें प्यार से देख रहा था, उसकी आंखों में इतनी उम्मीद थी कि अगर उसका दिल टूटा तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या करेगा, और उससे भी ज्यादा। अविका, जो पहले से ही परेशान थी, अनिका की बातें उसे और परेशान कर रही थी, ये देखकर नित्य उसे रोकते हुए थोड़ा सा इशारा करते हुए बोलती है, क्या बकवास कर रही हो? ये तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है अविका, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बातें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। हमें लगा था कि शायद तुम दोनों मिलकर कोई प्लानिंग कर रहे हो, इस वजह से हमने कोई बात भी नहीं की। और फिर अचानक से अक्षत तुम्हें खुद अवॉइड करने लगा था, तो जाहिर सी बात है कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। अगर वह सामने से अगर इस तरह आज अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात ना करता तो हम लोगों को लगता कि शायद तुम लोगों ने कोई प्लान किया था और फिर उसे पर काम ही नहीं किया। लेकिन तुम इस तरह परेशान नहीं हो, किसी एक को क्लियर करो और तुम पहले ये फुल करो कि तुम्हें फीलिंग्स किसके लिए, आकाश के लिए या अक्षत के लिए? अविका अब इस बात पर इरिटेट होकर अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोलती है, ऑफ कोर्स यार, आकाश के लिए। और फिर अपना सर पकड़ लेती है। इधर अच्छा चाबी लेकर बाहर निकल आया था, लेकिन अभी भी उसकी बेचैनी काम नहीं हो रही थी क्योंकि उसे पता था कि किसी भी वक्त अविका उसे जाकर रहेगी कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर वो उसे जाकर यह क्लियर करेगी कि उसके लिए उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, उसके लिए तैयार नहीं था। शायद वह ये बात सुना ही नहीं जाता था, लेकिन अविका उसे इस तरह दूर नहीं हो सकती है। अक्षत की आंखें थोड़ी सी नम होती है और अपने हाथ में ली हुई चाबी को देखने के बाद बोलता है, अभी मेरे पास बहुत बड़ी मजबूरी है तुमसे दूर रहने की, वरना मैं कभी भी तुम्हें उसकी तरफ झुकने ना देता। मुझे पता है कि तुम अकेली हो, तुम प्यार की जरूरत है, इसलिए शायद तुम दोबारा से उसकी तरफ झुक रही हो, लेकिन मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है और जल्दी ही मैं यह वजह खत्म करके फिर से हमारे बीच सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हें नहीं पता, अगर मैं तुम्हारे नज़दीक रहता तो शायद तुम्हारी जान को बहुत खतरा था। मेरा तुमसे दूर रहना ही ठीक था। काश मैं तुम्हें कुछ बात पता है समझा पता तो शायद आज तुम्हारा झुकाव फिर से आकाश की तरफ नहीं होता, लेकिन अब बस चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस प्रॉब्लम को मैं जड़ से खत्म करके रहूंगा। अरशद इतना बोलने के बाद सीधे वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ आकर्ष की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे मोमेंट्स को याद करके मुस्कुरा रहा था जो 1 घंटे पहले उसके और अविका के बीच हुए थे। आकाश काफी ज्यादा खुश था और फिर थोड़ा सा सोने के बाद वह अपने पॉकेट से फोन निकालकर अविका के पास मैसेज करता है, तो तुम घर कब जा रही हो? जाने से पहले प्लीज एक बार मुझसे मिलकर जाना, पता नहीं क्यों मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है।
अविका जो अभी इधर अपने दोस्तों से बात कर रही थी, उन्हें कुछ क्लियर करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से अपने फ़ोन पर मैसेज देखकर अपनी स्क्रीन की तरफ देखती है। आकर्ष का मैसेज देखकर वह अपने दोस्तों की तरफ देखती है और फिर उन्हें सब कुछ बता देती है जो थोड़ी देर पहले उसके और आकर्ष के बीच हुआ था, और साथ यह भी कि उसने फिर से जाकर सबको एक्सेप्ट कर लिया है और साथ ही वह इस रिलेशनशिप को एक नया मोड़ और एक मौका देना चाहती है। नित्या और अनिका सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें यकीन था कि वह अक्षत और आकर्ष में से आकर्षक को ही चुनेगी, क्योंकि अक्षत के लिए कभी भी उन लोगों ने उसके अंदर वह फीलिंग्स देखी ही नहीं जो आकर्ष के लिए थी। भले ही वह अपने मुंह से कभी ना कह पाए हो इतना सब कुछ होने के बाद, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आकर्ष के लिए प्यार आसानी से देखा जा सकता था। नित्या उसे थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए बोलती है, अच्छा ये सब कुछ छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम घर कहाँ जा रही हो, मेरे साथ चलना है या अर्नव के साथ चलना है, क्योंकि अपने घर की चाबी तुम दे चुकी हो अक्षय को और तुम वहाँ जा नहीं सकती हो अभी। नित्या की बात सुनने के बाद अविका बोलती है, शायद मैं अर्नव के साथ जाना चाहूंगी। उसकी डिसीजन पर उसके दोस्त काफी खुश नजर आ रहे थे। अविका अपने दोस्तों को इतना खुश देखकर सफाई देते हुए और उनसे नजरें चुराते हुए बोलती है, मुझे पता है कि मेरा मतलब मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मैं उन लोगों को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं अर्नव का दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ। उसने जिस तरह से रिक्वेस्ट करी है मैं उसे मना नहीं कर सकती हूँ, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ दिनों के लिए मैं समझ लूँगी कि वह मेरा दोस्त है और उसके घर में मैं रहने के लिए गई थी। अविका की यह बात सुनकर अनिका खुश तो होती है, लेकिन तुरंत उसके दिमाग में ख्याल आता है और वह सवाल करती है, तो आकाश को इसके बारे में बताओ कि तुम वैसे भी और नव को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। अविका अब उसकी बात सुनकर और कंफ्यूज हो चुकी थी, क्योंकि अगर वह आकाश को ये बताएगी कि वह नव के साथ उसके घर जा रही है तो उसे ये भी बताना पड़ेगा कि वह क्यों जा रही है और इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्या है। आकाश तो वैसे भी अर्नव को उसके आसपास पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अर्नव अविका के करीब रहने के लिए अनिका का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिलहाल ये बात अविका उन दोनों के सामने नहीं कह सकती थी। अविका कितनी भी कोशिश करती है उसके दिमाग से यह बात निकालने की कि उसके और अर्नव के बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आकाश इतनी आसानी से थोड़ी ना मानने वाला था। अविका फिलहाल एक गहरी से सांस लेती है और फिर बोलती है, मैं उसे बोल दूंगी कि नित्या के साथ उसके घर हूँ मैं, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कोई मैटर होना चाहिए, एक ही हफ्ते की बात है, हम लोग निकाल लेंगे आराम से, उसे पता भी नहीं चलेगा, मुझे पता है कि मुझे उसे कैसे हैंडल करना है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। अविका नहीं तो बिल्कुल हल्के में आकाश को लिया था और फिर वह अर्नव के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और करीब शाम के 7 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था और लगभग आधा हॉस्टल खाली भी हो चुका था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जा चुके थे। अनिका भी शायद आज के लिए ही तैयार थी, लेकिन अपने दोस्तों और अर्नव की वजह से उसने अपना प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया था और वह कल अपने दोस्तों के साथ ही निकलने वाली थी। अक्षत अविका के घर पहुंचने के बाद साफ सफाई करते हुए उसके पास कई बार मैसेज कर चुका था और उसके पास वीडियो भी भेज चुका था। आपने अविका उसकी वीडियो देखकर सिर्फ रिएक्ट कर दे रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। फिलहाल तो उसे बात का डर था कि किसी तरह ये बात एक हफ्ते तक छुपी रहे और आकर्ष को पता ना चल जाए। दूसरी तरफ अविका और आकर्ष एक दूसरे से मैसेज पर करीब पिछले 1-2 घंटे से बात कर रहे थे। उनकी बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, दोनों एक दूसरे के लिए जैसे बेकरार से थे। लेकिन आज सुबह से ही उन दोनों के चेहरे की चमक देखने लायक थी। फिलहाल वह दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके, और इस तरह से बातें करके उनके पास इतनी बातें थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। आकाश बातों बातों में कई बार बोल चुका था कि उसे फिर से मिलना है, घर जाने से पहले उसे मुलाकात करनी है। अविका उसके इस बात को अवॉइड कर दे रही थी, क्योंकि उसे पता था कि मिलने के बाद वह थोड़ी बहुत शरारत जरूर करेगा। आकाश भी अपनी बातों को इस तरह इग्नोर होते देख समझ गया था कि इतनी आसानी से अविका कहाँ नहीं बोलने वाली है, उसे हाँ बुलवाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अनिका अर्नव से बात करने में बिजी थी, नित्या अपने लैपटॉप में गेम खेलने में बिजी थी, सब अपने अपने काम में भेजे थे और रुक तो ऐसे थे जैसे मानो एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। फिलहाल वह लोग अपने अपने में ही बिजी थे और फिर थोड़ी ही देर में वह लोग डिनर के लिए निकल जाते हैं। अनिका रास्ते में चलते हुए उन दोनों की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हें क्या लगता है आज खाने में क्या होगा? बच्चे भी बहुत कम हैं, उन्होंने कैसे बनाया होगा, मेरा मतलब उनको पता कैसे चला होगा कि कितने बच्चे हैं। नित्या इस बात पर बोलती है,
तुम्हें किचन वालों की बड़ी टेंशन होती है, मेरे समझ नहीं आता कि आखिर तुम इतना दिमाग लगाती क्यों हो, तो तुम्हारे पास है ही नहीं। ये जो आने जाने से पहले गेट पर एंट्री करना पड़ता है, ये क्यों? इसीलिए ना था कि पता चले कितने बच्चे आए गए हैं, उसी हिसाब से उन्होंने बनाया होगा। तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ़ है तुम? जहाँ से सूचना खत्म करती हो वहाँ से वह लोग सोचना शुरू करते हैं। अनिका इस बात पर बोलती है, अरे यार तुम भी ना, पता नहीं मैं तुमसे बात ही क्यों करती हूँ। इतनी खामोशी थी हम तीनों के बीच, बस खामोशी तोड़ने के लिए मैंने एक सवाल किया और तुम तो मुझे ही बेवकूफ़ ठहरने लगी। अविका इस बात पर मुस्कुराकर हम दोनों की तरफ देखती है और फिर बोलती है, अच्छा अच्छा ठीक है, बस करो, फिलहाल हम खाना खाते हैं। कितना बोलते हुए वह सड़क से गुजरते हुए बॉयज हॉस्टल की तरफ देखते हैं। उसकी नज़रों का पीछा करते हुए अनिका थोड़ा सा छेड़ते हुए बोलती है, सुनो, ऐसे दूर से मत देखो, अगर तुम चाहो तो वहां जा सकती हो या फिर कॉल करके बाहर उसे बुला सकती हो। अविका उसकी बातें सुनकर एकदम से होश में आती है और फिर बोलती है, बकवास करने की जरूरत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। अभी वह अपनी बात कंप्लीट करती कि तभी सामने से आवाज आती है, हेलो गर्ल्स। आवाज आते ही तीनों एक साथ सामने देखती है तो सक्षम खड़ा होता है। उसे देखकर हुतीना दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर अनिका बोलती है, अरे तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? अक्षत तो जा चुका है। सक्षम ये बात सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि शायद उसे अंदाजा नहीं था कि अच्छा जा चुका है, और फिर बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता हूँ कहीं और भी हो, घर तो को नहीं जाएगा। नित्या इस बात पर तुरंत बताने वाली होती है उसे कि वह अविका के घर गया है रहने के लिए, लेकिन इतने में ही अविका उसका हाथ पकड़ के धीरे से दबोच लेती है। नित्या के एक्सप्रेशंस देखकर सक्षम उसकी तरफ देख रहा होता है कि वह शायद कुछ बोलने वाली है और वह तुरंत बात बदलकर बोलती है, हाँ 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 तुम सही कह रहे हो, उसने भी ऐसा ही कहा था कि वह कहीं होटल लेकर रहने वाला है। हम लोगों ने पूछा नहीं कि वह घर क्यों नहीं जा रहा है। सक्षम इस बात पर फिलहाल कुछ बोलना कि उसके पहले ही उसकी नज़र अविका के बालों पर जाती है और वह एकदम से उसकी तरफ बढ़ता है। उसे तरह अपनी तरफ आता देख अविका एकदम पीछे होती कि उसके पहले ही वह थोड़ा सा डगमगाती है और इसके पहले वह और पीछे जाकर गिरती। सक्षम उसके कमर में हाथ डालकर उसे संभाल लेता है गिरने से। अविका इस बात पर कुछ बोल पाती या कह पाती कि उसके पहले ही सक्षम मुस्कुराकर उसे देखता है और उसे थोड़ा सा अपने करीब खींचते हुए उसके बालों की तरफ हाथ लगाते हुए बोलता है, अरे तुम इतना क्यों घबरा गई? मैं तो बस ये जो तुम्हारे बालों में लगाए इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो अविका के बालों से एक कागज का टुकड़ा जो बहुत ही पतला और हल्का सा होता है निकलता है। अविका के सामने अपना हाथ करके उसे कागज को दिखाते हुए बोलता है, ये था। अविका सक्षम के इतना करीब आने से काफी इनकम्फर्टेबल होती है और वह कुछ बोलने की कोशिश करती कि उसके पहले ही उसकी नज़र सक्षम के पीछे पड़ती है, जहां आकाश खड़ा गुस्से में आग बबूला नजर आ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, उसके चेहरे पर जो गंभीरता थी वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। अविका अचानक से उसे इस तरह सामने देखकर एकदम से घबरा जाती है और सक्षम को पीछे की तरफ धक्का देते हुए उससे दूर हो जाती है। नित्या और अनिका उसकी नज़रों का पीछा करते हुए जब देखते हैं तो वह दोनों भी हैरान होते हैं कि अचानक से आकाश कहाँ से टपक पड़ा। सक्षम आकाश किताब देखा है और फिर बोलता है, लो अभी तो हमारी आकाश भाई भी करनी है, चलो आओ आज का डिनर फिर से साथ में करते हैं। सक्षम इतना बोलकर आगे निकल जाता है। नित्या और अनिका अभी उसके पीछे पीछे किचन की तरफ चले जाते हैं। अविका वहीं खड़ी होकर आकाश को देख रही होती है और फिर उसकी तरफ बढ़कर कुछ बोलने की कोशिश करती कि उसके पहले ही वह अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर उसे मुंह फेर लेता है और दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे आज यहाँ रुकने की कोई खास वजह? तुम चाहती तो आज भी तो घर जा सकती थी। अविका उसका ये बताव देखकर थोड़ा सा परेशान होती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वह दोनों चैटिंग कर रहे थे और इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन अभी उसका मूड एकदम से बदल गया और फिर वह उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाते हुए बोलती है, तुमने जो कुछ भी देखा वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आकाश इस बात पर एक अनचाही सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा है। उसकी आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी कि उसका दिल किस तरह भपक भपक कर जल रहा है और फिर बोलता है, कितना अजीब एक्सीडेंट था ना, कितना अच्छा होगा अगर उसके साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हो कि उसका वह हाथ ही टूट जाए जिससे उसने तुम्हारे बालों को छुआ। अविका उसके मुंह से यह बात सुनकर हैरान होती है और फिर बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम उसका हाथ तोड़ दोगे? उद्धरण चिन्ह।
आकाश इस बात पर अपनी पॉकेट में अपने दोनों हाथों को फिर से डालता है और एक गहरी सी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके एक बार खुद को रिलैक्स करता है और फिर अविका की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरी बात सुनो, सक्षम को मैं अपने भाई की तरह मानता हूँ, लेकिन जब बात तुम्हारी है, सामने तुम हो, तो याद रखो कोई दूसरा मेरा कुछ नहीं लगता है। अगर ऊंची दूरी बनी रहेगी तो उसके लिए बेहतर होगा और शायद तुम्हारे लिए भी, क्योंकि तुम जानती हो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं फिजिकली, लेकिन बहुत कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा मुझे जो तुम्हें पसंद नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ रही हो। आकाश इतना बोलकर अविका के बगल से निकलता कि उसके पहले ही वह आगे बढ़कर उसका पीछे से हाथ पकड़ती है और फिर बोलती है, आकाश तुम्हें क्या हो जाता है? अभी इतने अच्छे से हम बात कर रहे थे, इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम इतना बड़ा देते हो। और अविका भी अपनी बात कंप्लीट करती कि आकर्षक उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसकी बॉडी को अपनी बॉडी से एकदम से चिपक कर उसके दोनों कंधों पर अपने हाथ रखकर उसकी आंखों में देखकर बोलता है, आग लग जाती है मेरे पूरे बदन में अगर मैं तुम्हें किसी और के इतना करीब देखता हूं तो। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा हूँ, लेकिन यकीन करो यह चीज़ तुम तभी महसूस कर पाओगी जब तुम किसी अपने चाहते हो किसी और के करीब देखोगी। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी और के साथ एक सेकंड में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और मैं पागल हो जाता हूँ। मेरा जी चाहता है कि मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा अगर तुम किसी और के भी आसपास होती हो तो, या कोई तुम्हें देखता भी है तो मेरे अलावा। समझ आई ना तुम्हें? फिलहाल मुझे पता है कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि कुछ ऐसा ना हो कि जो मुझे पसंद नहीं है। तुम चाहती तो उसे तुरंत धक्का मार सकती थी, लेकिन तुमने मुझे देखने के बाद धक्का दिया। अविका उसकी स्पार्टन काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होती है और फिर खुद को उसे छुड़ाने की नामुमकिन कोशिश करते हुए बोलती है, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि जानबूझकर बुलाया था? मेरी बात सुनो, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तुम पर इतना भरोसा कर बैठी। तुम एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, कोई भी रिश्ता भरोसे पर चलता है, जब तक ट्रस्ट नहीं है वह रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं सकता है। ऐसा ना हो कि हमारा रिश्ता बनते ही टूट जाए। अपनी बताओ, मैं थोड़ा सा सुधार लो, तुम उसे पर गुस्सा करो, ठीक है मैं बर्दाश्त करूंगी, लेकिन इस तरह तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। आकाश इस बात पर उसके चिन को पकड़ लेता है और उसके चेहरे को अपनी तरफ करके उसे खुद से और कसकर चिपकाते हुए उसकी आंखों में देखा है और उसके होठों के काफी करीब जाकर बोलता है, मेरी बात सुनो, मैं एक गलती कभी रिपीट नहीं करता हूँ। अर्नव को लेकर मैंने जो डाउट तुम पर किया था वह गलत था मेरा, और वह मैं कभी रिपीट नहीं करूँगा, इसलिए मैं तुम पर इल्जाम कभी नहीं लग सकता हूँ। खुद से ज़्यादा भरोसा है मुझे तुम पर। मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि उसकी इतनी औकात नहीं है कि तुम उसके सामने नर्वस हो जाओ। उसके करीब आते ही तुम नर्वस हो गई थी, इस वजह से तुमने उसे पहले धक्का नहीं दिया और उसने बाकायदा तुम्हारा बाल छुआ। मैं यही खड़ा ये सब देख रहा था कि जा रहा था कि उसे जान से मार दूं और यही जमीन में गड़ दूं। अविका इस बात पर बोलती है, छोड़ो मुझे। आकाश ये सुनकर उसे आज़ाद कर देता है और वहीं खड़ा उसे देखता रहता है। अविका वहां से गुस्से में आकर्षण को देखते हुए सीधे आगे की तरफ बगैर कोई जवाब दिए चली जाती है। आकाश अपने सर पर हाथ लगाता है और फिर अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए उसके पीछे पीछे किचन की तरफ निकल जाता है। इधर नित्या और अनिका दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। अनिका बोलती है, हद है, सचिन कितने करीब से उसे ऑब्जर्व करता है ना। हम लोग उसके साथ रूम से चले आ रहे हैं, हमें उसके बालों में कुछ नजर नहीं आया, और उसे देखो कैसे उसको इतना करीब जाकर उसके बालों से एक छोटी सी चीज निकालने के लिए उसके इतना करीब चला गया। आकाश का चेहरा देखकर तो सच बताओ मुझे डर सा लग गया। मुझे इतना अजीब लग रहा था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, लेकिन मामला शायद रिलैक्स है। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां, अभी भी मेरे दिमाग में यही चल रहा है। नित्या इस बात पर उसे रिलैक्स करते हुए बोलती है, चिल यार, आकाश अभी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये बात इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या हो रहा है वह होने दो। वैसे भी तुम खुद सोचो, जब अर्नव और महिमा बात करते हैं तो तुम्हारी क्या हालत होती है। यहाँ तो उसकी गर्लफ्रेंड के कमर में उसने हाथ डाला था, इतना ही नहीं उसने उसके बालों को भी छुआ, तो जाहिर सी बात है जलन तो होगी ही ना। नित्या की बात सुनकर उनका भी थोड़ा सा सोचने लगती है कि हाँ सच में कितना बुरा लगता है जब कोई अपने किसी पसंदीदा सेक्स के करीब आता है, कितना गुस्सा आता है ना। ये सोचने के बाद वह मुस्कुरा देती है कि तभी सामने से उसे अर्नव भी नजर आ जाता है। उसे देखकर साफ नजर आ रहा था कि जैसे वह उन्हीं लोगों का इंतजार कर रहा था। फिलहाल उसकी नजर किसी और को भी ढूंढ रही थी, शायद उसकी बहन को। लेकिन उसे क्या पता उसकी बहन बाहर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी।
अनिका और नित्या दोनों उसके पास पहुंचती है तो वह सवाल करता है, उसके पहले ही अनिका जवाब दे देती है। आकाश ने बाहर उसे रोक रखा है, तूने बातें कर रहे हैं, हम तब तक शुरू करते हैं, बैठते हैं ना। इतने में ही दोनों बैठ जाते हैं। उनके बैठने ही अविका भी सीधे अंदर आ जाती है। इतनी जल्दी उसके अंदर आ जाने पर उसके दोस्त पलटकर उसे देखने लगते हैं। फिलहाल वह किसी की तरफ नहीं देखी और सीधे अगर अपनी जगह पर बैठ जाती है। अविका काफी गुस्से में होती है और उसकी नजरें सक्षम को ढूंढ रही होती है। शायद वह उसे सुनना चाह रही थी, उसी की वजह से तो ये सब कुछ हुआ था। वह उसे वार्निंग देना चाहती थी कि दोबारा वह उसके इतना करीब ना आए, लेकिन फिलहाल सचिन उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अविका, अर्नव, नित्या और अनिका के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। आकाश भी अंदर आ जाता है। वो अर्नव को उसकी सीट पर देखकर थोड़ा सा गुस्सा होता है, लेकिन फिलहाल वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। निहाल घर जा चुका था, लेकिन शौर्य और अहान अभी भी थे और वह दोनों उसके साथ बैठकर खा रहे थे। उन दोनों के नज़ारे बस इसी बात पर थी कि आकाश का पूरा ध्यान बस पीछे वाली सीट पर है जिस पर अविका बैठी है। अविका भले ही उससे नाराज थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा था कि अर्नव को उसके साथ देखकर वह कैसा फील कर रहा होगा। शायद उसके अंदर आग जल रही होगी, लेकिन फिलहाल क्या किया जा सकता है, अर्नव भी तो काम नहीं है। सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बनता है। खैर छोड़ो, इतनी भी इनसिक्योरिटी अच्छी नहीं है, अगर कुछ बोलेगा तो बताऊंगी इसे। इतना बोलने के बाद अविका अपना खाना खाने लगती है और खाते हुए भी एक बार पूरे हॉल में नजर डालते हैं, लेकिन सक्षम उसे अभी भी नजर नहीं आ रहा होता है और फिर उसे इग्नोर कर देती है। अर्नव अनिका से बात करने में भले ही बिजी था, लेकिन उसका पूरा ध्यान आकाश और अविका पर था। थोड़ी ही देर में बोलो खाना खाकर बाहर निकलने लगते हैं। अर्नव अनिका से बातें करते हुए बाहर निकलता है और अविका अपने हाथों में प्लेट लेकर उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ती, कितने में ही कोई उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। अविका एकदम से हैरान होकर सामने की तरफ देखती है तो आकाश ने इसका एक हाथ पकड़ रखा था और दूसरी हाथ में उसने प्लेट पकड़ रखी थी। अविका उसके इस हरकत पर बोलती है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, बताओ, मुझे प्लेट भी नहीं धुलूं मैं। नित्या उसके हाथ से प्लेट लेते हुए बोलती है, इधर लो, मैं बोलता हूँ, और लेकर आगे बढ़ जाती हैं। अर्नव उन दोनों को साथ देखा है और अर्नव के ऊपर जैसे ही आकाश की नज़र पड़ती है, आकाश गुस्से में उसे देखने लगता है, लेकिन अर्नव वह उन दोनों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद आकर से लेकर उसके हाथ से पकड़कर जबरदस्ती पेड़ की छांव में आता है, जिससे आते जाते लोगों को वह दोनों नजर न आए, और उसे अंधेरे में उसे कसकर पकड़कर खुद से चिपकाए हुए बोलता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो। अविका इस बात पर बोलती है, क्यों, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है। आकाश इस बात पर उसकी कमर में हाथ डालकर उसके गले पर झुककर किस कर लेता है। उसकी हरकत से तो जैसे अविका की धड़कनें बढ़ जाती है और उसका गुस्सा थोड़ा सा नर्वसनेस में बदल जाता है, लेकिन फिलहाल वह अपना गुस्सा अभी भी उसके सामने दिखने की कोशिश करते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम दोबारा इस तरह मुझे चिल्लाकर बात करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आकाश इस बात पर एक गहरी सी सांस लेता है और फिर से अभिकर के चेहरे को पढ़कर ऊपर करके बोलता है, मेरी तरफ देखो। अर्नव तुम्हारा दोस्त है, दोस्ती निभा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ना हो तो तुम अकेले उसके साथ बात मत करना, इतना तो कर सकती हो ना तुम। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वह अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा तुम्हारे लिए परेशान रहता है। अविका इस बात पर कोई सफाई देती कि उसके पहले ही आकाश उसे एकदम से पलट कर पीछे घूमकर पीछे से हक कर लेता है और फिर अपने पॉकेट से निकाल कर उसे 5-6 चॉकलेट्स एक साथ पकड़ता है। अविका एक पल के लिए कंफ्यूज होती है कि क्या है, लेकिन जब वह अपने हाथों को देखते हैं तो उसके दोनों हाथ चॉकलेट से भर चुके थे। इतने सारे चॉकलेट्स को देखकर वह काफी ज्यादा खुश होती है और फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आकाश नहीं उसे जिस तरह पीछे से हक कर रखा था, सबसे ज्यादा तो वह उससे ज्यादा एक्साइटेड थी। ऊपर से इतना सारा प्यार दिख रहा था, ये कब से इतना रोमांटिक हो गया, इतनी सारी चॉकलेट लेकर आया है। अविका इस बात पर मुस्कुरा देती है और फिर बोलती है, मुझे पता नहीं था कि तुम स्वीट रोमांस भी जानते हो, मुझे तो लगा था सिर्फ डर्टी आता है तुम्हें। आकाश इस बात पर उसके कानों के पास आकर बोलता है, बेबी डॉल, अभी तक मैं तुम्हारे साथ डर्टी रोमांस किया कहाँ है, तुम उसे पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने जो किया है वह भी सिर्फ स्वीट रोमांस ही है। अविका उसके मुंह से डर्टी रोमांस का नाम सुनकर जैसे उसकी सांसें ही अटक गई थी। फिलहाल तो वह ऐसा कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वही गहरी सी सांस लेते हुए उससे दूर होती है और फिर बोलती है, हाँ चलो ठीक है, वैसे भी कल सुबह मुझे निकलना है, तो हो सकता है कल सुबह मुलाकात ना हो पाए। अच्छा हुआ तुमने मेरे लिए ये खरीद लिया, मुझे इसकी जरूरत थी, थैंक यू सो मच आकाश।
आकाश इस तरह अपना नाम उसके मुंह से सुनकर अपनी आईब्रो सिकुड़ता है और थोड़ा सा सोते हुए अपने पॉकेट में हाथ डालकर 2 कदम उसकी तरफ और बढ़ता है और फिर बोलता है, एक बात बताओ, तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो? मेरा कोई निकनेम रखो ना, जैसे आकाश, बेबी, बाबू, डुग्गू, पुंचू। अविका उसके मुंह से यह सारी बातें और इस तरह के नाम सुनकर एकदम से हंसने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़का इतना कैसे चेंज हो गया, मतलब ये सारी चीज भी इसे आती है। अविका को लगा था कि शायद इसे सिर्फ गुस्सा करना आता है, लोगों से झगड़ा करना आता है, इसकी पर्सनैलिटी डेविल है, लेकिन ये तो कितना क्यूट भी है, इस बारे में तो उसने कभी अंदाजा ही नहीं लगाया था। फिलहाल उसके चेहरे पर स्माइल देखकर आकाश भी खुश हुआ और फिर बोला, जैसे मैं तुम्हें बेबी डॉल बुलाता हूँ, चलो तुम्हें मौका दिया, सोच लेना, और हाँ, मुझे बताना जरूर तुम्हारा डर्टी रोमांस के बारे में क्या ख्याल है। अविका जो उसकी बातें सुनकर इतना मुस्कुरा रही थी, अचानक से फिर से उसके मुंह से डर्टी रोमांस का नाम सुनकर उसके चेहरे से तो जैसे स्माइली गायब हो जाती है। आकाश 2 कदम मुझे आगे जाने के बाद एक डेविल स्माइल करता है और फिर वहां से आगे की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अविका की धड़कन है, उसे कैसे बढ़ानी है। दूसरी तरफ सब हॉस्टल में आ चुके थे और अपने अपने रूम में जा चुके थे। अविका भी आराम से अपने बेड पर बैठी बस काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी, और जितनी बार उसके दिमाग में आता डर्टी रोमांस के बारे में सोचकर अजीब सा महसूस कर दिया और फिर सोचने लगती है, नहीं नहीं, ये सब थोड़े ना होगा, वह बस उसे छेड़ रहा था, जाहिर सी बात है अभी इन सारी चीज़ों के लिए मैं परमिशन दे नहीं सकती हूँ, वह सिर्फ परेशान कर रहा था और उसके परेशान करने से मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, परेशान हो जाती हूँ। दूसरी तरफ जहां सबको लगाया था कि नेहा घर जा चुकी है, नेहा अपने रूम में अपने घुटने तोड़कर बैठी थी और बस रोए जा रही थी। उसके सामने कोई बैठा था जिससे वह अपनी जान की भीख मांग रही थी। नेहा के घुटनों में सिर्फ चोट लगी थी और वह अपने घुटने तोड़कर जमीन पर बैठी थी और अपने हाथ जोड़कर सामने किसी से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़, तुमने जो कहा, जैसे कहा मैंने वैसे किया है सब कुछ, किसी को कानू कान खबर नहीं लगने दिया तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं लूँगी, प्लीज़ मेरी बात मानो और मुझे मत मारो, मैं जीना चाहती हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, मेरे बाद उनके पास कोई सहारा नहीं है, प्लीज़ उनके बारे में सोचो, प्लीज़ मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे मत मारना प्लीज़, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे जीना है, उसके लिए मुझे जो कि मैं चुकानी होगी मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे मत मारो। इस बात पर सामने अंधेरे में कुर्सी पर बैठा एक लड़का, जिसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, अपना पर आगे करते हुए बोलता है, रूल यही है, रिस्क नहीं लिया जा सकता है, और वैसे भी जो मेरी कहानी का हिस्सा बनता है उसे एक न एक दिन भरना ही होता है। तुमने मेरी अभी से भी ऊंची आवाज में बात की थी ना, निधि ने भी ऐसा ही किया था, तुमने भी ऐसा ही किया। अगर तुमने वह गलती ना की होती तो शायद कुछ दिन की जिंदगी तुम्हारी और बची थी, लेकिन अब नहीं। और वैसे भी बहुत दिन हो गया है मुझे कोई शिकार की है, जब तक शिकार नहीं करता हूँ मेरा दिल बेचैन सा रहता है, सुकून नहीं आता मुझे, और मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर शिकारी इस टाइम मेरे लिए कोई नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें घर जाने से रोक लिया, इसलिए तुम यहाँ पूरा दिन बेहोश पड़ी थी। नेहा को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि शायद अब उसका जिंदा रहना है इतना आसान नहीं है, और शायद अब कल का सूरज नहीं देख पेगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, अभी भी वह उम्मीद कर रही थी कि शायद वह शख्स यूज जिंदा छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। नेहा इस बात पर बोलती है, देखा तुमने जो कहा, तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे हिसाब से रहूं, तुम इतने दिनों से लगातार मेरे साथ फिजिकल होते रहे, तुमने जैसे कहा मैंने वैसे तुम्हारी बात मानी, तुम जब चाहे मेरे पास है, मैंने तुम्हें अपने पास आने से भी नहीं रोक, बस मैं अपनी जिंदगी की तो चाहती हूँ, अपनी जिंदगी के बदले में हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ मैं, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। इतना बोलते हुए नेहा अपना सर नीचे कर लेती है। नेहा अभी रोते हुए अपने हाथों की मुट्ठियों को बांधती है और काफी ज्यादा घबराई होती है कि तभी उसके सामने वह लड़का एक विकराल सा रूप ले लेता है, एक बहुत ही गंदा और बड़ा सा डरावना राक्षस, जिसे देखकर नेहा न चाहते हुए भी काफी तेजी से चिल्लाती है। नेहा के पैरों के सारे नल निकले हुए थे, इतना ही नहीं उसके चेहरे पर भी बहुत बुरी तरीके से जख्म दिया हुआ था। उसे जानवर का ये रूप देखकर नेहा चिल्लाते हुए अपने जख्मी घुटनों को इग्नोर करके उठकर अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन इतने में ही वह खुद आकर जमीन पर ऐसे गिरती है मानो उसे उठाकर किसी ने पटक दिया हो। हर वह जानवर जिसके चेहरे से हाथों से चारों तरफ से मांस नीचे की तरफ टपक रहे थे और पूरी तरह के खून से लगभग उसकी तरफ बढ़ता है और एक ही झटके में उसके पेट में अपने नाखून डालकर उसे बुरी तरीके से फाड़ देता है और उसकी दोनों आंखें नोचकर बाहर निकाल कर फेंक देता है।
नेहा चिल्लाते हुए अपनी आंखें खोल देती है और एक ही पल में उसकी जान निकल जाती है। और फिर उसके हाथ पैर के नाखून निकलता है और बहुत बुरी तरीके से उसकी बॉडी की दुर्दशा करता है, इतनी बुरी तरीके से उसे बॉडी को खराब करता है कि शायद सुबह उसे पहचान पाना भी मुश्किल होता और नेहा को एक दर्दनाक मौत देता है। और फिर बुरी तरीके से ठहाका मारकर वही हंसने लगता है। करीब 10 से 15 मिनट लगातार हंसने के बाद वह रुकता है, खुद से बात करते हुए बोलता है, आवी सिर्फ मेरी है, अगर उससे कोई भी जबरदस्ती बदतमीजी करेगा या फिर उसे ऊंची आवाज में बात करेगा या मेरे और उसके बीच में आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसी तरह दर्दनाक बहुत उसे देता रहूंगा। आवी मेरी ख्वाहिश है, मेरा पागलपन है, मेरा जुनून है, वह सिर्फ और सिर्फ मेरी है, वह किसी और की हो ही नहीं सकती। नेहा की बॉडी उसके कमरे में पड़ी हुई थी और चारों तरफ उसके मांस बिखरे हुए थे और पूरे रूम में खून पानी की तरह बह रहा था। किसी ने उसकी चीज तक नहीं सुनी थी। वह अपने माँ बाप की एक लड़की औलाद थी और आज उसने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया था। जीने की तमन्ना लेकर वह हर शर्त करने को तैयार थी, लेकिन फिर भी उसे जालिम को उसे पर दया तक नहीं है। उसने उसे सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने अविका से मुझे आवाज में बात की थी या फिर क्योंकि उसने बहुत दिनों से शिकार नहीं किया था। वो राक्षस अपने असली अवतार में आकर अंधेरे में खड़ा होता है और फिर अपने हाथों में लगे खून को पानी की तरह निचोड़ते हुए अपने कपड़ों पर हाथ फिरता है। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में होता है और फिर वह खुद से बात करते हुए बोलता है, आवी तुम अब मेरी हो गई हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं आएगा, मैं किसी को नहीं आने दूंगा। पहली बार किसी का जुनून मेरे ऊपर इस तरह से चढ़ा है, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। तुम ही मेरे ख्वाबों की रानी हो और शायद तुम्हें मेरे प्यार को बुझ सकती हो। तुम्हें मेरा होना ही होगा क्योंकि मैं तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा। मेरे और तुम्हारे बीच में जरा सा भी जिसने आने की कोशिश की उसे एक जानवर की मौत मारूंगा मैं। बस अब वक्त आ गया है कि तुम मेरी हो जाओ और किसी और के आसपास भी मत जाओ। जल्दी ही मेरा और तुम्हारा रिश्ता और भी ज्यादा गहरा होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ तुम भी बस मुझे इस तरह से प्यार करो और मेरे लिए इस तरह से पागल हो जाओ। इतना बोलने के बाद वह शख्स फिर से काफी तेजी से हंसने लगता है और थोड़ी देर हंसने के बाद वह फिर से बोलता है, मैंने तुम्हें पाने का पहला रास्ता सक्सेसफुली बना लिया है, अब दूसरे पर चल रहा हूँ। मुझे अंदाजा है कि तुम मेरे प्यार को इग्नोर नहीं करोगी और मुझे एक्सेप्ट करोगी। मैं जैसा हूँ वैसे मुझे एक्सेप्ट करोगी, मेरे अलावा तुम्हें कोई और नजर भी नहीं आएगा। इतना बोलने के बाद वह शख्स 2 कदम आगे लेकर उजाले में आता है और उसका चेहरा साफ नजर आता है। वह कोई और नहीं बल्कि आकाश होता है, जो बुरी तरह से खून में लटपट होता है और उसकी डेविल आंखें सामने की तरफ देख रही होती है और उसके चेहरे पर एक शातिर खतरनाक मुस्कान होती है। आकाश की पूरी बॉडी पर खून लगे होते हैं और नेहा के मांस भी चारों तरफ बिखरे होते हैं, जिसे वह देखकर फिर से जोर से हंसने लगता है। आकाश आसपास बिखरे और पड़े हुए ब्लड को अपने हाथों पर लगता है और उसे सुनने के बाद फिर से हंसने लगता है और फिर वो नेहा की बची हुई बॉडी को उसके पैरों से पकड़कर घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगता है कि तभी इधर अविका अपने बेड पर लेटी हुई आंख बंद की हुई पूरी तरह पसीने से भीगी होती है और उसके मुंह से सिर्फ यही निकल रहा होता है, नहीं ये सच नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, नहीं ये सच नहीं है। अचानक से उसकी आवाज तेज हो जाने पर नित्या और अनिका भी उठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर एकदम से उसकी तरफ चले जाते हैं। सुबह के करीब 6 बजे रहते हैं और अभी का पूरी तरह पसीने से भीगी हुई अपनी आंखें बंद करके बस इधर से उधर अपना सर घूम रही थी और एक ही बात बोल रही थी कि यह सच नहीं हो सकता है। अनिका उसका नाम लेते हुए उसके कंधे पर हाथ रखती है कि इतने में ही वह एक झटके मुड़कर बैठ जाती है और उसके मुंह से काफी तेजी से आवाज निकलती है, नेहा। और फिर जब वह अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास दिखती है तो उसे महसूस होता है कि यह तो एक डरावना ख्वाब था। अविका अपने आसपास उजाला देखने के बाद एक गहरी सी सांस लेती है, लेकिन उसकी बॉडी काम पर ही होती है। वह काफी ज्यादा डरी होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सपने में आकाश को देखा। क्या सच में वह राक्षस आकाश हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा आकाश नहीं हो सकता वह। अनिका उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स करते हुए अंदाजा लगाकर बोलती है, रिलैक्स हो जाओ प्लीज, तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा है? देखो सुबह हो चुकी है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या देखा तुमने, बताओ मुझे। अविका थोड़ी सी घबराई हुई सी बोलती है, मैंने देखा उसने नेहा को मार दिया। क्या सच में ऐसा कुछ है यहाँ? मेरा यकीन करो, इतनी बुरी मौत मारा उसने नेहा को। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, आप मुझे बहुत उलझन हो रही है, अंदर से मुझे घबराहट हो रही है। और उससे भी बड़ी बात बताएं, मैंने
मैंने उसका असली चेहरा देखा और पता वह कौन है। अविका घबराई हुई सिफारिश की तरफ देखते हुए काफी धीरे धीरे बोल रही होती है। नित्या और अनिका बहुत ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहे होते हैं और उसके अचानक से चुप होने पर नित्या एक साइड होते हुए बोलती है, किसको देखा तुमने, बताओ मुझे। देखो वह सिर्फ एक सपना, किसको देखा तुमने, बताओ मुझे। अविका उसके सवाल पर अपनी नजर उठाकर एक बार उसकी तरफ देखती है और अपने सूखे होठों को जिला करते हुए बोलती है, वो आकर्ष। आकर्ष का नाम सुनकर वह दोनों हैरान होते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अनिका बिना देरी लगाए बोलती है, मेरी बात सुनो, वह सिर्फ एक सपना था और वैसे भी तुमने देखा ना कि नेहा काली पैकिंग करके जा चुकी है। कल जब हम उसके रूम में गए तो वह पैकिंग कर रही थी, फिर वह यहाँ कैसे हो सकती है। वह सिर्फ एक सपना था और वैसे भी तुम आजकल आकर्ष के बारे में ज़्यादा ही सोच रही हो, इसी वजह से तुमने उसका चेहरा देखा। सपने में जरूरी नहीं है तो अपने सपने में देखा, वह सोचो। और वैसे भी अविका उसके बाद कंप्लीट होने से पहले ही बीच में बोलती है, मुझे पूरा भरोसा है वह आकर्ष नहीं हो सकता है। ये सुनकर अनिका खामोश होती है और फिर उसे रिलैक्स करते हुए बोलती है, बस अगर तुम्हें भरोसा है तो फिर बात खत्म। और वैसे भी यह सिर्फ एक बुरा ख्वाब था, इसे इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कभी कभी ऐसे ख्वाब आते हैं ना। अविका इस बात पर एक गहरी सी सांस लेती है और फिर अपनी माथे पर आए पसीने को साफ करती है और उसके बाद सीधे वॉशरूम की तरफ चली जाती है। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी हजारों सवाल चल रहे थे, ना जाने क्यों उसके अंदर एक शक बैठ गया था। अब वह हर हाल में सारी बातें जानना चाहती थी जो आकर्ष और अर्नव के ही बीच में थी। न जाने क्यों अब वह अपने सपने और यह हो रही है अजीब अजीब सी चीज़ों के पीछे जाना चाहती थी और जानना चाहती थी कि आखिर इसके पीछे ऐसा क्या है। और निधि के मौत की वजह भी जानना चाहती थी। अब उसके दिमाग में ऐसी चीज़ चलने लगी थी जो शायद उसे उसके स्टडी से और भी बहुत सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करने वाली थी। लेकिन अब वह खामोश नहीं बैठना चाह रही थी। हालांकि कब तक वह इस बारे में सोचने वाली थी और कहाँ तक क्या करने वाली थी यह अभी तक उसने सोचा नहीं था। लेकिन उसके दिमाग से आज का ये ख्वाब निकालने का नाम नहीं ले रहा था। शुक्र वह इस बात का मान रही थी कि नेहा हॉस्टल में नहीं है, लेकिन किसे क्या पता था कि उसने जो कुछ भी देखा वह सच था या झूठ। खैर, जैसे तैसे वक्त बीत चुका था। अविका अपनी पैकिंग में लगी हुई थी। अर्नव भी कई बार कॉल करके उसे बोल चुका था कि उसे ज़्यादा चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ चलकर ले ली जाएगी। लेकिन फिर भी अविका तो अविका थी। उसने अपना एक बैग तैयार कर लिया था। आकर्ष निकलते हुए अविका के पास मैसेज करते हैं, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्या तुम बाहर वाली बालकनी पर आ सकती हो? बस एक नज़र देखूंगा तुम्हें। अविका उसका ये मैसेज पढ़कर पहले तो मुस्कुराती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि यह उसका ही आकर्ष है जो जिसका जब जी चाहे गर्ल्स हॉस्टल में भी मुंह उठा के आ जाता है, जिनके रूम में मन करता है घुस जाता है। उसके एक बार कह देने पर उसने जिद नहीं की कि उसे मिलना है और देखो सिर्फ उसे बाहर बालकनी पर बुला रहा है। अविका अपना बैग वहीं बेड पर छोड़कर सीधे भागते हुए बालकनी की तरफ निकल जाती है। इधर आकर उसकी गाड़ी गेट के बाहर आकर खड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी नज़र गर्ल्स हॉस्टल के बालकनी पर ही थी और उसने सोचा कि अगर अविका थोड़ी देर में बालकनी पर नहीं नजर आई तो वह अंदर हॉस्टल में चला जाएगा बगैर उसे देख, तो वह यहाँ से नहीं जाने वाला है। आकर्ष का ड्राइवर आवाज लगाते हुए बोलता है, सर क्या कुछ बाकी है अभी आपका? आकर्ष जो इतनी देर से बस गर्ल्स हॉस्टल की बालकनी को देख रहा है, वह इरिटेट होते हुए बैग वहीं छोड़कर 4 कदम आगे बढ़ा ही होता है कि इतने में ही दौड़कर अविका बालकनी पर आ जाती है। उसे देखकर तो जैसे उसकी आंखों को ठंडक मिल जाती है और उसके चेहरे पर अपने आप एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और स्माइल आ जाती है। अविका को देखते हुए वह फिर से अपने कदम पीछे लेने लगता है और नीचे बड़ी ट्रॉली बैग के ऊपर चुटकी बजाकर अपने ड्राइवर को इशारा करता है बगैर पीछे देख कि वह उसकी बहन उठाकर गाड़ी में डाले, और तुरंत एक सिक्योरिटी गार्ड आकर उसका बैग ले जाकर गाड़ी में रख देता है और वह अभी भी बस ऊपर खड़ी अविका को देखे जा रहा था। धीमी धीमी हवा की वजह से अविका के बाल थोड़े से उड़ रहे थे और वो कभी ज़्यादा खुश नजर आ रही थी। इसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी और वह बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। पूरा क्लियर उसका फेस तो नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी आकर्ष उसकी खूबसूरत चेहरे को महसूस करते हुए पीछे मुड़ता है और फिर बाय करते हुए उसे फ्लाइंग किस देकर सीधे अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। गर्ल्स हॉस्टल के नीचे कोई और हाथ बांधकर यह सब कुछ देख रहा था, लेकिन आकर्ष अविका के इंतजार में और उसके आने के बाद उसके चेहरे पर इस तरह खोया हुआ था कि ना उसकी नज़र गई और ना ही अविका की। अविका उसकी फ्लाइंग किस वापस करते हुए मुस्कुराते हुए नीचे की तरफ देखती है तो अचानक से उसके चेहरे की जैसे हवाएं उड़ जाती है।
क्योंकि अर्नव अपने दोनों हाथ बांधकर बहुत ही ध्यान से उससे देख रहा था। अचानक से अर्नव को देखकर वह वही रेलिंग के पास चुपकर बैठ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उसने कैसे उसे मिस कर दिया। वह यहाँ कब से खड़ा है और उसने क्या क्या देखा। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। शायद उसे थोड़ी बहुत शर्म भी आ रही थी, लेकिन फिलहाल वह खुद को कॉन्फिडेंट करती है और फिर से खड़ी होती है और अपना गला साफ करते हुए नीचे खड़े अर्नव को देखकर बोलती है, सुनो, तुम हमेशा गर्ल्स हॉस्टल के बाहर क्यों खड़े रहते हो? एक काम करो अपना और यहीं आकर बस जाओ ना। अर्नव उसके इस बात पर पीछे का हटाने वाला था। मुस्कुराते हुए बोलता है, ओह, शायद तुम अपनी नर्वसनेस छुपाने की कोशिश कर रही हो। कोई बात नहीं, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि हम तुम्हें लेने आया हूं। मैडम अपने बॉयफ्रेंड को विदा कर चुकी हो ना, तुम्हें चलना है या नहीं? हम बाहर गाड़ी अगर खड़ी हो चुकी है, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? अविका ये सुनकर उसी से नजरें चुराते हुए बोलती है, हाँ हाँ हाँ, बस थोड़ी देर और इंतजार करो, बस तैयार होकर मैं आता हूँ। मेरी पैकिंग हो चुकी है, हम तीनों साथ में ही निकलेंगे और वैसे भी अनिका खुद जाने वाली है तो हम उसे स्टेशन तक छोड़ देंगे, ठीक है? अर्नव इस बात पर बोलता है, उसकी चिंता न करो, मुझे पता है कि उसे स्टेशन पर छोड़ना है। फिलहाल आप तैयार हो जाए, वह कई बार कॉल कर चुकी है। अविका इस बात पर मुस्कुराते हुए वहां से अंदर की तरफ चली जाती है। वह भी मुस्कुराते हुए एक बार गेट की तरफ देखा है और फिर वही खड़ा एक गहरी सी सांस लेता है और खुद से बात करते हुए बोलता है, अवि, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। आकाश के आंखों में मैं वही फिक्र और प्यार देखा है जो मेरे अंदर है तुमको लेकर। मुझे नहीं लगता कि वह दोबारा तुम्हें हर्ट करेगा। वैसे भी उसके बगैर भी तुम परेशान रहती हो, इसलिए मुझे लगता है एक मौका तो मैं अपने रिश्ते को देना चाहिए और अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात को सीरियस लिया और एक मौका उसे देने के बारे में सोचा। दूसरी तरफ महिमा, जो गेट के पास अपनी ट्रॉली बैग लेकर खड़ी होती है, आकाश और अविका को ऐसी बातें करते देखा काफी ज्यादा परेशान होती है। उसने जो पैतरा अपनाया था वह तो बुरी तरह से उसके ऊपर ही भारी पड़ गया था। उसने सोचा था वह वीडियो लीक करने के बाद शायद अर्नव और अनिका के बीच दूरी आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया और एक साथ 24 घंटे घूमने लगे। महिमा के बर्दाश्त से बाहर था ये सब कुछ। अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं भेजा था सिवाय इसके वह जो हमेशा से करते आई है वही करे। महिमा अपने पॉकेट से एक फ़ोन निकलती है और किसी के पास कॉल लगाती है। थोड़ी देर बेल जाने के बाद उधर से आवाज़ आती है, जी। महिमा इस बात पर एक तिरछी स्माइल करती है और फिर बोलती है, इतनी इज्जत मुझे? खैर, मुझे लगता है तुमने जो कहा था वही सच है और मुझे वही करना चाहिए। इस लड़की को मेरे रास्ते से हटाओ, मैं अभी से बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें अविका चाहिए ना, ले जाओ बेशक, लेकिन अर्नव मुझे चाहिए, हर हाल में मुझे चाहिए। समझ आ रही है ना? तुम्हें कुछ भी करो लेकिन वह मुझे चाहिए। इस बात पर उधर से स्माइल करते हुए जवाब आता है, फिलहाल आज मैंने एक शिकार कर लिया है जिसकी वजह से मुझे कुछ दिन काम नहीं पड़ने वाला है। कुछ दिन के लिए मेरा काम हो चुका है तो शायद तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। फिर से हॉस्टल खुलने का एक हफ्ते बाद मिलते हैं, तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर दूंगा। महिमा शिव शंकर काफी गुस्सा होती है और पैर पटकते हुए बोलती है, आह, उसे नेहा का नहीं अनिका का काम तमाम करना था पहले। खैर कोई बात नहीं, जैसे इतना दिन इंतजार किया, एक हफ्ते की बात और है, उसके बाद तुम्हें मेरा होना ही होगा। मैं तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ूंगी। और अर्नव इधर अविका रेडी होकर अपने दोस्तों के साथ और अपने भाई के साथ गेट के बाहर आती है तो वह देती है पहली गाड़ी में। उसके पिताजी यानी पंडित शिवराज दत्त बैठे होते हैं। अविका उन्हें देखकर एक बार अर्नव की तरफ देखती है और अर्नव उसे पीछे वाली गाड़ी की तरफ इशारा करता है तो वह जाकर दूसरी गाड़ी में बैठ जाती है और उसके दोनों दोस्त भी एक दूसरे की तरफ देखकर उसी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और वह लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अक्षत, अविका कल पूरा घर साफ करके उसके कमरे में लगे एक बैग पर आराम से लेट होता है। अपने दोनों हाथों को अपने सर के नीचे लगाकर ऊपर दीवार की सील को देख रहा होता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है और साथ ही उसके अंदर एक बेचैनी भी। अविका की बहुत सारी तस्वीर उसे कमरे में लगी हुई थी, उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक की। उसने सारी तस्वीरें को अपने हाथों से बहुत ही प्यार से साफ किया था और पलट पलट कर कई बार हर तस्वीर को कई बार देख चुका था।
वो अभी करवटें बदल ही रहा था कि उसकी नज़र सामने पड़ती है। सामने शीशे में देखकर वह एकदम से उठकर बैठ जाता है कि सक्षम बाहर की कुर्सी पर एक पैर पर दूसरा पैर रख कर बैठा होता है। वह हैरान होता है कि सक्षम अंदर कैसे आ सकता है। उसने दरवाज़ा बंद किया है लेकिन फिर एक गहरी सी सांस लेकर को उठकर सीधे दरवाजे के बाहर देखा है तो सक्षम एक खतरनाक डेविल स्माइल के साथ उसकी तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ, अकेले काफ़ी एंजॉय कर रहे हो तुम? अपने भाई को तो भूल ही गए। अक्षत इस बात पर काफी ज्यादा नाराज होते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल यहाँ से, निकलो। अक्षत इतना बोलकर उसका कॉलर पकड़ता है और उसे उठाकर बाहर की तरफ लेकर जाने लगता है। इतने में ही सक्षम इसका दोनों हाथ छुड़ाकर उसे पीछे की तरफ थोड़ा सा धक्का देते हुए बोलता है, अरे थोड़ा सा सब्र तो रखो, मैं तो बस तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला था। अक्षत उसकी बातों को फिर से इग्नोर करके बोलता है, पहले ये बताओ तुम्हें अविका के घर का एड्रेस किसने दिया और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? तुम यहाँ आए कैसे? सक्षम इस बात पर फिर से हंसने लगता है। अविका और अर्नब अपने डैड की गाड़ी के पीछे एक सफ़ेद संगमरमर से बने सफ़ेद विला के सामने लगी बाउंड्री के बड़े से गेट के सामने रुकते हैं। अविका ने उस विला को कई बार न्यूज़ चैनल और टीवी पर देखा था। वह अपनी खूबसूरती की वजह से अक्सर चर्च में रहता था। वह विला जितना बड़ा था उतना ही ज़्यादा खूबसूरत और चमकदार भी। उनकी गाड़ी बाहर रुकते ही गेट खुल जाता है और फिर से गाड़ी अंदर की तरफ इंटर करती है। अविका अर्नब के साथ बैठी बस आसपास के माहौल को ही देख रही थी। गेट के अंदर जाते ही एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन था और काफी दूर में फैला हुआ था तरह तरह के पेड़ पौधे, फ्लावर्स। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जन्नत में आ गए हम। और करीब आधा किलोमीटर गोल घूमकर अंदर घर के सामने जाकर गाड़ी रुकती है। हर 10 कदम पर रॉयल सिक्योरिटी गार्ड्स 2-2-3-3 एक जैसे कपड़े पहन के, काला चश्मा लगाए, पूरे सूट बूट में, हाथ में AK-47 लिए इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। इतनी कड़ी सिक्योरिटी और उसके बाद घर की इतनी खूबसूरत दीवारें और आसपास का इतना खूबसूरत, शानदार और शुद्ध वातावरण। अविका पहली बार इतनी खूबसूरत जगह पर सांस ले रही थी। हर जगह से बस फूलों की महक आ रही थी। बीच में इतना अच्छा ग्राउंड और उसके बाद ये घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विला इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि शायद अगर इस नुमाइश के लिए रखा जाए तो इसे अंदर से देखने के लिए, इसकी टिकट के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देंगे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह थी और काफ़ी ज़्यादा रॉयल भी लग रही थी। इतनी सारी गाड़ियों के साथ वह भी एक जैसी गाड़ी है, इतनी महंगी गाड़ी और साथ में इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स जिनके कपड़े भी एक नॉर्मल आदमी की मंथली सैलरी से ज़्यादा महंगी रहे होंगे। अविका ने पहली बार ये सब कुछ महसूस किया। हालांकि उसे अंदर का माहौल काफी अच्छा लग रहा था लेकिन सिर्फ देखने में तो किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। गाड़ी रुकते ही अविका और अर्नब बाहर निकलते हैं तो घर के बाहर ही बहुत सारे लोग खड़े होते हैं अपने हाथ बांधकर। किसने सिविल ड्रेस पहन रखी थी लेकिन कुछ लोगों का ड्रेस देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हाँ वह काम पर ही आए हैं और वह ड्रेस उन्हें सिर्फ ड्यूटी के लिए दिया गया है। अविका को देखते ही सब आपस में बातें करने लगते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। अविका के कानों में उनकी बातें जाती हैं, ओह, पंडित जी की बेटी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, देखने में किसी प्यारी सी राजकुमारी सी काम नहीं लग रही है ना? अविका फिलहाल अपनी इस तरह तारीफ सुनकर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है और अर्नब की तरफ देखती है। अर्नब उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स करता है और इतने में ही अर्नब के पिताजी आगे आते हुए उन सब से बोलते हैं, हाँ तो देखिए आप लोगों ने मेरी बेटी को तैयारी हुई है या नहीं कुछ। इतने में ही अंदर से आवाज आती है, बिल्कुल तैयारी हो चुकी है शिव, तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बेसब्री से तैयारी हुई है और इंतजार हो रहा था। आवाज आते ही आगे खड़े सभी नौकर पीछे की तरफ हटाने लगते हैं और सामने दादाजी खड़े होते हैं हाथ में एक डंडा लिए और वाइट सूट बूट में अपने चश्मे को संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उनके पीछे प्लेट में आरती की थाल लिए 2-3 औरतें। अविका ये सब देखकर कंफ्यूज होती है और अर्नब की तरफ देखकर कुछ बोलती कि उसके पहले ही उसे रिलैक्स करते हुए बोलता है, चीज़ घर का रिवाज है, सभी कोई नया मेहमान आता है इसलिए जब कोई बहुत पसंदीदा आता है तो इसके स्वागत के लिए ये सब किया जाता है। पहले तो मैं टीका लगाया जाएगा, उसके बाद अपना दाहिना पैर अंदर रखे गृह प्रवेश करना, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। अविका काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यह सब ड्रामा किस बात का। वह तो सिर्फ यहाँ कुछ दिनों के लिए, ये सिर्फ घूमने के लिए, वह भी अर्नब को अपना दोस्त मानकर। कहीं ये लोग ये तो नहीं समझ रहे हैं कि अविका न्यू ने एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि उसके दिमाग में जो चल रहा था वह दादाजी के साथ शिवराज और साथ ही अर्नब भी समझ रहा था। अर्नब उसे रिलैक्स करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है और फिर बोलता है,
मुझे पता है मेरे और तुम्हारे बीच में क्या है, ये हम लोगों के बीच में ही रहे तो ठीक है, इतने सारे लोगों के बीच, एस्पेशली घर के सर्वेंट के सामने हम हमारे बीच के रिश्ते को इस तरह जाहिर नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करो, मुझे पता है कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं आए हो, तुम्हारा जब तक कि चाहेगा तभी तक तुम यहाँ रहोगी, एक मेहमान की तरह ही सही, प्लीज़ जो हो रहा है होने दो ना। अविका इस बात पर एक गहरी सी सांस लेती है और फिर अपने दोनों हाथ बांधकर आगे बढ़ जाती है। दादाजी शिवराज डेट को आंखों से इशारे करते हैं और फिर वह आगे आकर अपने हाथ में थाली लेकर अभी की आरती उतारते हैं और फिर उसके माथे पर टिका लगाते हुए उसे अपना दाहिना पैर अंदर रखकर अंदर आने के लिए इशारा करते हैं। अविका की नज़रें अपने पिताजी और दादाजी पर ही थी। फिलहाल वह हाथ बांधकर वह लोग जैसा कह रहे थे वैसा ही कर रही थी, शायद अर्नव की खुशी के लिए या फिर यूं कहो कहीं ना कहीं उसके अंदर उन लोगों के लिए भी अपनापन था, लेकिन वह लोगों को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तो एक्सेप्ट करने वाली नहीं थी। अविका अंदर आने के बाद दिखती है तो एक किंग साइज मेज, हम उसके आसपास बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई थी, सामन दोनों साइड एक किंग साइज की कुर्सी लगी थी, हर आसपास काफी सोफे लगे हुए थे, सब कुछ एकदम अच्छे से और बैलेंस करके लगाया गया था, देखने में काफी अच्छा लुक आ रहा था। और फिर बगल से ही 2 सीढ़ियां गई थी, एक लेफ्ट की तरफ दूसरी राइट की तरफ। पूरा घर सफेद संगमरमर से बना हुआ था, अंदर भी जो धूप की तरह चमक रहा था और देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेज के ऊपर लगी झूमर और उसके किनारे किनारे 4 छोटी झूमर, यह सब कुछ उसे घर को एक महल की तरह अट्रैक्टिव बना रहा था। बहुत ही खूबसूरत सा विला अंदर से भी दिख रहा था और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज डेकोरेशन के लिए रखी गई थी, ज्यादातर सफेद चीज ही उपयोग की गई थी, जिसकी वजह से खूबसूरती में 4 चांद लग रहा था और हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई साफ चमक रही थी। शिवराज दत्त और दादाजी बस उसे ही देख रहे थे, वह कई बार नजरें इधर उधर घूम की चीजों को नोटिस करती है और फिर उन दोनों को देखकर उनसे नजरें चुराने लगती। शिवराज दत्त कुछ पल उसे देखने के बाद अपनी नाम आंखों को छुपाते हुए अपने चेहरे पर एक स्माइल लाकर उसके सर पर हाथ रखते हैं और धीरे से सहलाते हुए बोलते हैं, थैंक यू सो मच बेटा, मुझे पता है कि तुमने मुझे माफ नहीं किया है, कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन आप इस घर में आई कि मेरे लिए किसी सपने से काम नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। शायद आपको अंदाजा नहीं होगा मेरी प्रिंसेस, तुम्हारे बिना ये पूरा घर सूना था, आज से नहीं पिछले 17-18 साल से यह घर सूना पड़ा है तुम्हारे बगैर। अविका अपने पिताजी की आंखों में प्यार के साथ दर्द भी देखती है, लेकिन फिलहाल वह ये सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए और उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। यह गहरी सी सांस लेते हुए अपनी आंखों में आ रही है आंसुओं को छुपाते हुए अपने दादाजी की तरफ देखती है, जो आशा है नजरों से अपने बूढ़े शरीर के साथ अपने पैरों पर खड़े होकर बस लगातार उसे ही देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई ऐसी चीज दिखती है जिसकी उन्होंने उम्र भर तमन्ना की थी और इस बुढ़ापे में उन्हें मिल गई है। अविका उन दोनों की आंखों में अपने लिए प्यार देख पा रही थी, लेकिन फिलहाल वह उन्हें इग्नोर करके अपने आंसुओं को छुपाने के लिए अर्नव की तरफ देखती है, जो पीछे अपने हाथ बांधकर खड़ा था और सारे आसपास के सर्वेंट्स अपने अपने काम में लग गए थे। बोलती है, अर्नव मैं थोड़ा थक गई हूँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या मुझे बता सकते हो कि मुझे कहाँ रहना है। इस बात पर दादाजी अपने कैपते हुए पैरों के साथ आगे बढ़ते हैं और लाठी का सहारा लेते हुए बोलते हैं, अरे बिल्कुल प्रिंस, आपके लिए ही तो हमने आपका कमरा तैयार करवाया है। हमें पता चला कि आपके पिता की तरह आपको भी सफ़ेद रंग बहुत पसंद है और साथ ही गुलाबी रंग की भी शौकीन है, इस वजह से आपको ज़रूर पसंद आएगा। अविका दादाजी की बातों से समझ जाती है कि शायद वह उसके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और यह काम कर कौन सकता है। RNABH के अलावा वह रोज उसके पास आता था और जितना अपनी बहन को जानता था उतना ही अपने घर वालों को भी बताता था और शायद घर वाले हिस्से एंजॉय करते हुए बहुत गरीबी से ऑब्जर्व करते थे, इसीलिए सबको उसकी पसंद और नापसंद का इतना पता है। अर्नव आगे बढ़ते हुए बोलता है, दादू आप आराम करें, मैं लेकर जाता हूँ इसे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारा रूम। अर्नव इतना बोलकर अविका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। अविका जाते हुए भी पलटकर कई बार पीछे अपने दादाजी और पिताजी की तरफ देखती है और फिर उन्हें इग्नोर करके सामने की तरफ देखते हुए अर्नव के साथ अपने रूम की तरफ चल देती है। अविका ऊपर आने के बाद अर्नव का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलती है, ये सब क्या है, मेरे लिए अलग से रूम बनाने की क्या ज़रूरत थी, मैं कौन सा यहाँ रुकने वाली हूँ। और वह अपनी बात कंप्लीट करती कि अर्नव सामने का दरवाज़ा खोल देता है और इशारा करते हुए बोलता है, तुम यहाँ जब तक तुम्हारी मर्जी तुम रहो,
लेकिन तुम्हारे ना रहने पर भी किसी और का नहीं हो जाएगा, तुम्हारा ही रहेगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए ही सब कुछ बनाया गया है। तो प्लीज़ मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करो। तुम कितनी भी कोशिश कर लोगी, तुम्हें ये सब कुछ फंस करना ही पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि तुम यार रहो, लेकिन जब तक हो इन सारी चीज़ों को अपना मन का इस्तेमाल करना, चाहे वह तुम्हारा फेवरेट खिलौने हो या फिर कोई भी चीज़ हो, इवन तुम्हारा परिवार भी। अविका इस बात पर कोई जवाब देती कि अर्नव अंदर की तरफ जाते हुए बोलता है, हो अंदर आओ और देखो इसे, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया ये सब? अविका ये गहरी से सांस लेते हुए बहुत ही धीरे से अंदर कदम रखती है। अंदर का नज़ारा देखकर तो उसकी आंखें खिल जाती है। इतना खूबसूरत हो उसने सिर्फ सपने में ही सोचा था। वैसे भी उसे अपना रूम मेंटेन रखना बहुत पसंद था। अपने कमरे को हमेशा सजा कर रखती थी सफ़ेद चीज़ और गुलाबी चीज़ों के साथ। उसे पर्पल चीज़ भी पसंद थी और रूम में हर वह चीज़ थी जो उसे पसंद था, जो वह रखना चाहती थी। उसने अपने रूम में जो चीज़ एक रख रखी थी, यहाँ वह 2 से 3-4 की संख्या में थी। इतने सारे टॉयज और तरह तरह की बटरफ्लाईज। उसे जो चीज़ पसंद थी हर वह चीज़ आसपास लगी हुई थी, बिल्कुल उसके ड्रीम रूम जैसा था। अविका अंदर जाने के बाद तो किसी छोटे से बच्चे की तरह खुशी जाती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और बस वह आसपास ही देखने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे दूसरी दुनिया में आ गई है। अर्नव उसे इतना खुश देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है। फिलहाल उसे वह मोमेंटो उसे एंजॉय करने देता है और खामोशी से किनारे खड़ा बस उसे देखता है। दूसरी तरफ अक्षत कंफ्यूज होकर सक्षम को देखता है और एक गहरी से सांस लेकर बोलता है, ओह, तो क्या प्लीज़ तुम बताओगे कि तुमने क्या किया है? अब देखो, मैं तुमसे कहा ना कि जितना ज़्यादा हो सकता है मुझे दूरी बनाकर रखो। मैं तुम्हारी किसी भी काम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज़ कम से कम एक बार सोचो तो सही, हमारा खून का रिश्ता है, तुमने क्या कुछ नहीं कराया है मुझसे? सक्षम इस बात पर फिर से उसे सोफे पर बैठ जाता है और अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए अपने दोनों हाथ पीछे रखकर किसी किंग की तरह अपने सामने खड़े अपने मजबूर छोटे भाई को देखा है और एक डेविल स्माइल करके बोलता है, सरप्राइज नहीं सुनना चाहोगी क्या तुम? चलो बात ही देता हूँ मैं तुम्हें। नेहा। इतना बोलकर वह अपनी एक आंख बंद करता है और अपने गले के पास से अपनी उंगलियों को निकलता है और उसे इशारा करके बताता है कि नेहा मर चुकी है। अच्छा, तो ये सुनकर हैरान होता है। उसकी आंखें कल के लिए बड़ी हो जाती है और फिर वह अपने सर पकड़ता है और 2 कदम पीछे होते हुए बोलता है, क्या भारतीय, तुमने उसे नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मैंने उसे कहा था कि वह घर जाए, मैं खुद से हॉस्टल के बाहर तक निकला था, तो फिर वह क्या तुमने उसके घर जाकर उसे मारा? सक्षम इस बात पर एक गहरी ऐसी सांस लेता है और फिर बोलता है, नहीं, तुमने उसे हॉस्टल के बाहर छोड़ा था और मैं उसे हॉस्टल के अंदर वापस नहीं कराया। मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया था, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि मेरे मामले में तुम दखलंदाजी नहीं करोगे। लेकिन तुमने नेहा को भगाने की कोशिश की। तुम्हें अंदाजा है अगर वह घर चली जाती तो क्या करती? उसे मौका मिलता है और वह मेरी सच्चाई सबको बता देती। जैसे ही वह अपने आप को सेफ महसूस करती वैसे ही वह अपना मुंह खोल देती। और तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, उसके बारे में सोचा? पिछली बार याद है क्या हुआ था जब उसे लड़की को छत से धक्का दिया था? मैंने तो इल्जाम तुम्हारे ऊपर आया था। फिर तुमने निधि को बचाने की कोशिश की। आखिर तुम्हें उन्हीं लड़कियों के ऊपर तरस क्यों आता है जिनको मैं टारगेट करता हूँ? अच्छा, तो अपने सर पर हाथ लगाता है और फिर से एक बार नेहा का नाम लेती हूँ बोलता है, ओह गॉड, तुमने नेहा को मार दिया। तुम पागल तो नहीं हो? वह लड़कियां न्यू सेट होती है, इस वजह से मैं उन्हें बताता हूँ। आखिर तुम क्यों नहीं समझते हो तुम किसी चीज़ को? मेरे समझ नहीं आता, मैं तंग आ चुका हूँ ये सब कुछ करके। समझ आई तुम्हें? पर नेहा भी तो इन्वेस्टिगेशन थी, उसे चले जाने देते। अगर उसे मना कर दिया जाता तो वह कुछ न कहती किसी से। सच में इस बात पर काफ़ी तेजी से हंसने लगता है और फिर बोलता है, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इंसान नहीं हूँ? साध्वी की वजह से ना? तुम्हें पता है मैंने क्या गलती की थी? यही कि उसे जिंदा छोड़ दिया था और तुम्हें और महिमा को साथ में पता चल गया। मैं तुम्हें इस्तेमाल करता हूँ, महिमा मुझे इस्तेमाल करती है और मुझे सब ज़रूरत पड़ती है तो वह मेरे लिए शिकार ढूंढती है। उसने एक और शिकार फिक्स किया है, उसका नाम जानोगे तुम बहुत तड़पोगे। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली है। अच्छी तबीयत गहरी सी सांस लेता है और फिर बोलता है, अवी का नाम मत लेना, यकीन करो मैं मर जाऊंगा लेकिन उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अक्षत की यह बात सुनकर सक्षम फिर से हंसने लगता है और अक्षत अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या करे जिसकी वजह से ये सब कुछ कंट्रोल हो जाए। सक्षम को इस तरह हंसता देख अक्षत उसकी तरफ बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे उठाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है,
हंस क्यों रहे हो तुम, बताओ मुझे, मेरी तरफ देखो, देखो मुझे, और वादा करो मुझसे कि तुम अविका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे किसी भी कीमत पर। अक्षय की आंखों में एक तड़प थी जिसे देखने के बाद सक्षम अपनी ऐसी कंट्रोल करता है और उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने कॉलर से हटाते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ धक्का देता है और फिर वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है और एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता। अगर तुमने नेहा को भगाने की कोशिश ना की होती तो तुम जानते हो ना कि उसका बाहर जाना मतलब मेरा राज बाहर जाना। मैं तुम्हारा भाई हूँ, एक ही खून है हम दोनों के शरीर में, बस थोड़ा सा ही तो अलग हो। तुमने मुझसे ज्यादा परवाह उसे लड़की की थी, तो बताओ मैं कैसे करूं तुम पर भरोसा और कैसे मान लूं मैं तुम्हारी बात। अक्षय की अवस्था से चल रही थी क्योंकि वह जानता था सक्षम जो जाएगा वही कर लेगा। आज तक वह यही सब कुछ तो करता आया है। उसने शायद ही कोई ऐसा था जिसे सक्षम ने मारना चाहे और उसने बचाने की कोशिश ना की हो और हर बार वह सफल नहीं हो पाया था। उसे पूरा भरोसा था कि वह सक्षम को कभी भी नहीं रोक पाएगा। अगर वह सक्षम को रोकने की कोशिश करेगा तो सच्चा मुश्किल करीबी लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा, जैसे कि आकर्ष। अक्षय की आंखों में घुसा और उसके दिल में जो आग जल रही थी, सच है मुझे अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहा था। और फिर मुस्कुराते हुए वह अपना एक हाथ पीछे सोफे पर रखता है और एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए सामने खड़े हो गुस्से में अपनी तरफ देख रहे अक्षत से बोलता है, हाँ सही सोच रहे हो, तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, मतलब चाहे तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता हो या ना हो लेकिन उसे बचाने की एक बार कोशिश जरूर करते हो, जबकि तुम ये जानते हो कि इतना खतरा है। लेकिन इतना बुरा मैं भी नहीं हूँ, देखो ना, मैं जानता हूँ कि तुम उसे बचाने की कोशिश जरूर करोगे लेकिन फिर भी तुम्हें पूरा मौका देता हूँ। और देखो हर बार वार्निंग देकर छोड़ देता हूँ, इस बार भी सिर्फ वार्निंग ही देने आया हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था कि प्लान थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस बार सिर्फ वार्निंग से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत एक्शन भी तुम्हें दिखाई जाए जिससे तुम आगे कोशिश करना बंद कर दो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जिस दिन तुम्हारी जीत होगी यकीन करो तुम बहुत कुछ हार जाओगे। ये बोलते हुए सक्षम की आंखों में घुसा था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक एक्सप्रेशन हो इतनी बड़ी आंखों से सामने खड़े अपने छोटे भाई अक्षत को लगातार देख रहा था और फिर दूसरे ही पल में अपनी एक्सप्रेशन चेंज करते हुए बोलता है, ओह तुम्हारा दोस्त आकर्ष, मैंने एक बार तुमसे कहा कि मैं उसे मार दूंगा और देखो आज तक तुमने उससे सीधे मुंह बात नहीं की है। वैसे तुम दोनों की दोस्ती यकीनन काबिले तारीफ है, दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो और एक दूसरे के लिए मरने को भी, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अक्षत की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और उसकी आंखों में आंसू भी भर आए थे, आंसू उसके गालों से टपक कर नीचे गिरते हैं लेकिन वह अपनी पलक नहीं झपकता और सक्षम की आंखों में इस तरह देखते हुए बोलता है, जिस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है, यकीन तुम्हारा ये राक्षस दिल भी पिघल उठेगा। इस बात पर सक्षम फिर से मुस्कुराता है और फिर बोलता है, मुझे पता है कि आकर्ष तुम्हें जान से ज्यादा प्यारा है और देखो ना वह भी तुमसे नफरत करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पता। मैंने उसे कितनी बार बात की है ये जानने के लिए कि वह के साथ तक तुमसे नफरत करता है और वह पूरी कोशिश करता है ये दिखाने की कि वह तुमसे नफरत करता है, लेकिन हर बार उसकी नफरत में भी तुम्हारे लिए फिक्र और उसकी आंखों में तकलीफ नजर आती है। पता नहीं तुम्हें इंसान इतनी कमजोर क्यों होते हो, छोटी छोटी चीजों को लेकर इतने इमोशनल क्यों होते हो। अक्षत एक गहरी सी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करके थककर बगल बैठ जाता है और सक्षम की तरफ देखकर बोलता है, देखो तुम जो चाहते हो वही कर रहा हूँ मैं, जैसा कि तुमने कहा था कि तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे और मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, लेकिन शायद मैंने गलती कर दी है, तुम इसकी जो चाहे मुझे सजा दे सकते हो। मुझे नेहा का साथ नहीं देना चाहिए था लेकिन क्योंकि तुमने जैसे बताया कि मैं एक अच्छे दिल का इंसान हूँ, इस वजह से हर बार की यह जानने के बाद भी कि मैं सफल नहीं होगा कोशिश करता हूँ कि हर इंसान को बचा लो तुमसे, लेकिन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं अपने करीबियों को नहीं होना चाहता हूँ। तो बस एक लास्ट चांस प्लीज़, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना मजबूर और आशा है मैं तुम्हारे सामने खुद को महसूस किया है ना अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के सामने नहीं किया, प्लीज़ अभी के पीछे कभी भी मत जाना। सक्षम इस बात पर एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलता है, तुम्हें साध्वी याद है, वह मेरा 11वां शिकार थी, तब से मैं करीब 350 लड़कियों को मार चुका हूँ, जिसमें से 7 लड़कियां हमारे ही हॉस्टल की है। 4 का पता चला कि वह मेरी बाकी 3 का नहीं चला क्योंकि मैं चलने ही नहीं दिया।
साध्वी मुझे सच में पसंद थी। अगर उसे मेरे राज के बारे में ना पता होता, तुमने उससे जिक्र ना किया होता, वह उसे दिन मेरे पीछे ना आती तो शायद आज वह मेरे साथ होती। लेकिन कोई बात नहीं, उसकी जगह लेने के लिए कोई और आ गया है। मुझे कोई और पसंद आ गया है और ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितना दिन जिंदा रहेगी। अगर वह जिंदा रहेगी तो मेरे साथ, नहीं तो उसकी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। अक्षत जो इतना ज्यादा हिम्मत वाला और स्ट्रांग लड़का था, इतनी सारी लड़कियों की गिनती सुनने के बाद तो उसके हाथ पैर जैसे अपने कंट्रोल में ही नहीं थे। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। वह हैरान होकर सक्षम की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी गिल्ट नहीं था, उसे एंजॉय कर रहा था। उसने इतनी जिंदगी में तबाह कर दी थी। यह सुनकर ही अक्षत की आंखें भर आई थी और उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि आज तक यही 4-5 केस जो वह जानता है बस वही हुआ है, लेकिन शायद बाहर भी सक्षम में बहुत लोगों की जान ले ली थी। अक्षत के पास तो जैसे कोई शब्द ही नहीं था कि वह क्या कहे उसे और कैसे डील करे। वह गहरी गहरी सांस से लेकर अपनी सांसों को बैलेंस करने की कोशिश करता है और अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या यूं को अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अक्षत के अंदर सबसे ज्यादा इस बात का डर था कि कहीं सक्षम अविका का नाम ना ले ले सारी चीजों के बीच में। साक्षात का चेहरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और उसकी आंखें भी पूरी तरह से लाल थी। उसके आगे वाले 2 दांत पड़ चुके थे और वह मुस्कुराते हुए उन्हें कंट्रोल करते हुए बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है, अपने कानों पर भरोसा करना सीखो। और रही बात अविका की, तो वो प्यार है मेरा, चाहे मर्जी से चाहे जबरदस्ती, बस वह मेरे साथ रहे। अक्षत अविका का नाम सुनते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे जिस बात का डर था वही हुआ था। सक्षम की नजर आखिरकार अविका के ऊपर आकर रोक ही गई थी, लेकिन यह अक्षत के बर्दाश्त के बाहर था। उसने किस तरह से खुद को कंट्रोल कर रखा था, ये बात सिर्फ वही जान सकता था। सक्षम अपनी बात बोलने के बाद उठ खड़ा होता है और अंगड़ाई लेते हुए अक्षत की तरफ देखता है और फिर बोलता है, तो मेरी बात सुनो, अविका के टच में रहने के लिए मुझे तुम्हारी बॉडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट उससे कनेक्ट नहीं कर सकता। और क्योंकि यह आकर्ष तुम्हारा बहुत गरीबी है, इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ, मेरी अविका से उसे दूर ले जाओ, वरना अगला नंबर उसका होगा। इतना बोलकर सक्षम एक बार फिर अपनी खतरनाक आंखों से बगल बैठे अक्षत की तरह देखा है, जो बस अपनी लाल आंखों से सामने की तरफ उसे इग्नोर करते हुए देख रहा था। और फिर आगे बढ़ता कि पीछे से आवाज आती है, तुमने कहा था कि तुमने एक नया सीखा ढूंढ लिया है, उसका नाम नहीं बताओगे मुझे? अक्षत की यह बात सुनकर सक्षम मुस्कुराते हुए पीछे देखा है और फिर बोलता है, मुझे पता तुम बहुत जिज्ञासु हो, हर चीज समय से पहले जानने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे इस हुनर की कदर करता हूँ कि अंदर इतना तूफान चल रहा है तुम्हारे, उसके बाद भी तुम्हें अभी उसे लड़की की फिक्र है जो मेरा शिकार बनने वाली है। वैसे मुझे देर नहीं लगेगी आकर्ष का शिकार करने में भी, तो फिलहाल अभी उसे पर ध्यान दो और सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखना, अभी तक मैं तुम्हें आज़ाद नहीं किया है। इतना बोलकर सक्षम एक डेविल स्माइल करता है और एक ही झटके में किसी हवा की तरह वहां से गायब हो जाता है। लेकिन अक्षत एक बार भी पलटकर उसकी तरफ नहीं दिखता और गुस्से में बस सामने की तरफ देख रहा होता है। उसके दिमाग में हजारों बात चल रही थी। उसके दिमाग में सबसे पहले शादी का चेहरा आता है, उसके बाद 2-3 लड़कियों का चेहरा आता है, निधि का, नेहा का और हर उसे लड़की को जिसे सक्षम ने मारा था। अपनी आंखें बंद करके वह महसूस करता है, उसे तो एहसास ही नहीं हुआ कि कब यह 1-2 लड़कियों की संख्या बढ़कर सैकड़ों में पहुंच गई। इतनी सारी जिंदगी है तबाह हो चुकी थी, मर चुकी थी इतनी लड़कियों, और उसे एहसास तक नहीं हुआ इस बात का। आखिर इतना मजबूर कैसे हो सकता है कोई? अच्छा, तो वही अपने सर के नीचे हाथ लगाकर लेट जाता है और ऊपर दीवार की सील को देखते हुए उसे पल को याद करने लगता है जब उसे सक्षम का राज पता चला था। दूसरी तरफ अविका अपने रूम को अच्छे से एंजॉय कर रही थी और बाहर की बालकनी पर आकर खड़ी थी कि तभी कोई पीछे से दरवाजा खटखटा है। अविका पीछे पलट कर देखती है तो शिवराज जी अपने हाथ में 2 कॉफी का मग लिए खड़े होते हैं। अविका अचानक से उन्हें देखकर फिर से सामने की तरफ देखने लगती है। शिवराज जी अपने हाथ में कॉफी लिए हुए उसके बगल आकर खड़े हो जाते हैं और वह भी सामने की तरफ देखते हुए मग उसकी तरफ बढ़ा देते हैं। अविका भी बगैर उनकी तरफ देखे वो मग अपने हाथों में ले लेती है। थोड़ी देर अजीब सी खामोशी होती है और फिर उसे खामोशी को तोड़कर शिवराज जी कुछ बोलने की कोशिश करते कि उसके पहले ही अविका अपनी नाम आंखों से उनकी तरफ देखकर बोलती है, आपकी तबीयत अब कैसी है? मैंने सुना था आपको चोट लगी है। शिवराज मुझे इस बात पर बोलते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। दरअसल अविका फिर से उनकी बात बीच में ही काटते हुए बोलती है, आपका घर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिल रही है मुझे यहाँ, मुझे लगता है हफ्ते पर एंजॉय करूँगी मैं।
अविका तो जैसे उन्हें बोलने का कोई मौका ही नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह सामने से माफ़ी मांगेंगे तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा उनसे मुंह छुपाकर दूसरी तरफ जाना या फिर उन्हें इग्नोर कर पाना। शिवराज जी फिर से कुछ बोलने की कोशिश करते कि वह दूसरी तरफ मुड़ते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी थक गई हूँ, थोड़ी देर मुझे आराम करना चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अब शिवराज मुझे समझ पाते हैं कि वह बात नहीं करना चाहती है और फिर अपने हाथ में काफ़ी लिए हुए वह उसके पीछे पीछे रूम तक आते हैं और फिर दरवाजे की तरफ जाते हुए बोलते हैं, आराम करो प्रिंस, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी शाम होने वाली है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं अर्नव को कॉल कर लूँगी, उसी से बात कर लूँगी, वह मुझे लाकर दे देगा, वैसे भी मैं उसी के कहने पर यहाँ आई हूँ। अविका अपने बेड पर लेटे हुए अपने आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह फेरती है और तकिए से अपना चेहरा छुपा कर बोलता है। शिवराज जी बाहर निकलते हैं और दरवाजे को हल्का सा बंद करते हुए खुद से बात करते हुए बोलते हैं, शुक्र है कि तुम्हारी आंखों में सिर्फ नाराजगी है, नफरत नहीं, मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं तुम्हें जल्दी माना लूँगा, जो गलती 17 साल पहले हुई थी वह अब नहीं होने दूंगा अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर प्रिंस, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारे लिए तुम्हारे दादाजी और पिताजी कितना तड़पे हैं पल पल। अविका की आंखों से आंसू लगातार गिरते हैं और फिर वह अपने आंसुओं को कंट्रोल करके एक गहरी सी सांस लेकर उठकर बैठ जाती है और फिर दरवाजे की तरफ देखती है कि तभी अचानक से उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। वह अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो आकाश की कॉल आ रही होती है। आकाश की कॉल देखकर तो उसके चेहरे पर एक स्माइल ही आ जाती है और फिर वह तुरंत फ़ोन उठाते हुए बोलती है, शुक्र है कि तुम्हें याद तो आई मेरी, मुझे तो लगा घर जाने के बाद भूल ही गए हो मुझे। आकाश से किस बात पर गहरी सी सांस लेता है और फिर बोलता है, पता है जब से घर आया हूँ तब से यही सोच रहा हूँ कि आखिर क्या हुआ है, मुझे क्या मिस कर रहा हूँ जो इतनी बेचैनी है, अभी तुम्हारी आवाज़ सुनी तब जाकर मेरी बेचैनी कम हुई है। तुम बताओ तुम पहुंच चुकी हो ना नित्या के घर आराम से, मुझे पता है कि उसका घर कहाँ पड़ता है, कोई भी ज़रूरत हो तो तुरंत मुझे कॉल करना, मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। अविका ये सुनकर कि आकर्षक आने की बात कर रहा है वह एकदम से घबरा जाती है और फिर बोलती है, नहीं नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, दरअसल उसके पेरेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, अगर तुम यहाँ होगी तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे, प्लीज़। अविका किस बात पर आकर्ष बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा मिस करूंगा तो तुम मुझसे मिलने चली आना, ठीक है ना, मैं जहां बुलाऊंगा तुम्हें। अविका इस बात पर अपनी दिल पर हाथ रखकर रिलैक्स होकर सांस लेती है और फिर बोलती है, डन, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।